हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ओम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 का ये दूसरा अध्याय था। दूसरा अध्याय यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये चल रहा था, जिसका आज पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम चलते हैं 2.3 में मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण आपने देखा होगा दो मेन प्रकार के हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो इनकी जो घटक हैं उनका पृथक्करण कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, मिश्रण के घटकों का पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। हालांकि विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। आपने कई बार किया भी होगा घरों में। आपने देखा होगा जो विषमांगी मिश्रण है उसको आप जो है हाथ से चुनकर जो है पृथक कर सकते हैं। मान लीजिए हम 3-4 दालों का मिश्रण करते हैं, तो उन दालों को थोड़ा सा दाल ले लें, हम उसमें अलग अलग दाल को निकाल लें, तो यानी हाथ से चुनकर निकाल देंगे। दूसरा, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। उन तकनीकों का ही आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इसी क्रम में हम चलेंगे। देखिए 2.3.1 आप देख रहे होंगे, रंग वाले घटक यानी कि डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। अर्थात आप ये कह रहे हैं कि जो स्याही है, जो स्याही होती है फ्रेंड्स, जो स्याही वो डाई और पानी से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो हमें उसमें से, उस पानी में से डाई और जो पानी का घोल है उसमें से डाई को अलग करना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक सरल सी विधि है, उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण विधि द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आधा बीकर जल ले लेंगे। बीकर के मुख पर वाज गिलास रखेंगे। आप देख रहे होंगे, याद, ये जल है बीकर में और यहाँ वाज गिलास हमने रख दिया, और कुछ बूंद स्याही की वाज गिलास पर डाल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, अब बीकर को धीरे धीरे गर्म करने के लिए गर्म करेंगे, और बीकर धीरे धीरे गर्म हो रहा है तो आप देखेंगे कि वाज गिलास से वाष्पीकरण हो रहा है। आप यहाँ देखिए, यहाँ से वाष्पीकरण हो रहा है, धीरे धीरे वाष्पीकरण लगातार जारी है। और परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं कि यहाँ से जो है इस स्याही से जल का वाष्पीकरण हो गया है, और अंत में क्या बचा, आपका स्याही बचा। तो ऐसे में हम पाते हैं कि जो स्याही है जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो ये आपका एक उदाहरण था, स्याही जल में रंग का मिश्रण है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, हम चलेंगे आपका 2.3.2, दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो ये दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, ये बहुत पूछता है एग्जाम में फ्रेंड्स की इसके लिए कौन सी विधि है। तो इसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध विधि है अपकेंद्री यंत्र के द्वारा, जो आप देख रहे हैं अपकेंद्री यंत्र द्वारा जो है हम दूध से क्रीम को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, इसे अपकेंद्री यंत्र से 2 मिनट तक हम जो है दूध को क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रित करेंगे, तो यानी कि आपका जो है आपका क्रीम जो है निकल जाएगा। तो आप देखेंगे कभी कभी होता क्या है, द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छन्नक पत्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छनन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण विधि द्वारा जो है पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण जो है नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। उदाहरण की बात करें, हम अपकेंद्री यंत्र के उदाहरण की हम बात करें तो जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जो जांच है वो उसमें जो है अपकेंद्री यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डेयरी या घर में जो क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे अगला है 2.3.3 में आप देख रहे होंगे, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को, अर्थात आप देखेंगे मिट्टी के तेल को अगर हम जल में डाल दें तो दोनों जो है अघुलनशील हैं, यानी मिट्टी का तेल अलग रहेगा, जल अलग रहेगा। तो इसको हम इस मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। इस मिश्रण को पृथक करने के लिए हम जो है कीप विधि का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं कीप विधि क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण जो है कीप विधि द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका मिट्टी का तेल है, ये जल है, ये कीप है। तो पृथक्करण कीप कहते हैं इसे, और इसके नीचे स्टॉप कारक लगाया हुआ है। तो मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। कुछ देर बाद इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार होगी। ये देखो, जल की परत अलग तैयार होगी, मिट्टी की परत अलग तैयार होगी। पृथक्करण
के स्टॉप कार्क को खोलें, इसको खोलेंगे और सावधानीपूर्वक नीचे वाली जो जल की परत है इसको हम जो है बाहर निकाल देंगे। और जैसे ही तेल जो है नीचे पहुँचे तो स्टॉप कार्क को बंद कर देंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हमें जो है दोनों अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे। अघुलनशील द्रवों का ये पृथक्करण है। तो यानी कि ये जो कीप विधि है वो कहाँ कहाँ यूज होती है, पहले तो ये क्लियर ही है कि तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में। दूसरा, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में भी यानी कि कीप विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा क्या होता है, हल्के जो स्लैग होते हैं धातुमल उनको ऊपर हटा लिया जाता है और भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि जो इस सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले जो द्रव हैं अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। तो अगला हम चलते हैं आप 2.3.4 नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो इसमें हम चलेंगे। तो फ्रेंड्स हम ये जानेंगे कि यहाँ पर जो कपूर को गर्म करने पर वो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातन हो सकने वाले अवयवों को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे, क्योंकि कपूर जो है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा जो है आपका सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो और नमक जो है नीचे आपका बैठ जाएगा। तो इस विधि द्वारा हम ये कर सकते हैं। तो उदाहरण की बात हम करें तो अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थालीन जिसे कपूर कहते हैं, या एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य जो है ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। तो यानी नमक तथा कपूर के मिश्रण को निष्कर्ष क्या निकला, को कैसे पृथक करेंगे, तो निष्कर्ष ये निकला कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा कपूर तथा नमक का पृथक्करण हम कर सकते हैं। अगला है 2.3.5 क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग की होती है? नहीं तो दोस्तों, जो काली स्याही में डाई होती है उसमें 2-3 रंग होते हैं। अब इसको हम जो है किस विधि द्वारा इन रंगों को किस विधि द्वारा, जो काली स्याही में रंग है उनको किस विधि द्वारा पृथक्करण करेंगे, इसके बारे में हम। तो फ्रेंड्स काली स्याही में जो डाई है उसको उसमें 2-3 जो रंग होते हैं उन रंगों को हम कैसे पृथक्करण करेंगे, इसके लिए क्या होता है, आप चित्र 2.8 देख रहे हैं। इसमें क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण, क्रोमेटोग्राफी जो विधि है उसके द्वारा हम 2-3 रंगों को पृथक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका एक देख रहे छानक पत्र लेंगे। छानक पत्र में हम क्या करेंगे जो है इसके निचले किनारे में 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक निशान जो है एक रेखा खींच लेंगे ऐसे, और इस रेखा के बीचों बीच में हम जो है जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रख देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको एक जार लेंगे, उस जार में जल लेंगे और इस छानक जो पत्र है उसको इसमें डाल देंगे। और कहाँ पर डालेंगे, इस प्रकार रखेंगे कि वो जल की सतह से ठीक ऊपर, ये जल की सतह इसके ठीक ऊपर जो है ऊपर रहे। ठीक है, जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, अब जो जल है धीरे धीरे ये इसे सोखेगा, अवशोषित करेगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर होगा क्या कि जो रंग वाला जो घटक है जो कि जल में अत्यधिक घुलनशील है वो तेजी से ऊपर उठने लगता है और इस प्रकार रंगों का यहाँ पर पृथक्करण संभव हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा विस्तार में आप देखिए, यानी कि जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल जो है विलायक के रूप में है और जो डाई है वो विलेय के रूप में। जैसे ही जल छानक पत्र के ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है वो डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्रायः डाई जो है 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग का घटक जो कि जल में अत्यधिक घुलनशील है तेजी से ऊपर उठता है, इस प्रकार रंगों का पृथक्करण आपका हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग। इस विधि से को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। ये बहुत पूछता है एग्जाम में आपके कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, यानी क्रोमेटोग्राफी से हम किसका जो है किन पृथक्करण करते हैं, यानी रंगों का पृथक्करण करते हैं। तो इसका निष्कर्ष फाइनली हम देखेंगे क्या निकला। इसका जो निष्कर्ष ये निकला कि यह एक ऐसी विधि है, कौन सी, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार की विलायक में घुले होते हैं। ठीक है, तो इसके जो उपयोग है क्रोमेटोग्राफी के उपयोग डाई में रंगों को पृथक करने में बता ही दिया मैंने। दूसरा, प्राकृतिक जो रंग होते हैं आपके उनके पिगमेंट को पृथक करने में। ठीक है, तीसरा, रक्त में जो नशीले पदार्थ हैं, ड्रग्स हैं, उनको पृथक करने में यानी कि क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं 2.3.6 में 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। 2 घुलनशील द्रव अर्थात हम एक उदाहरण से आपको इसको समझाऊंगा कि जैसे जल में एसीटोन को हमने घोल दिया। एसीटोन क्या था, आप इससे पहले मैंने आपको बताया था, नाखूनों की पॉलिश हटाने का एक द्रव था। इन दोनों को का जो मिश्रण है उसको हम कैसे पृथक करेंगे, यानी 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम किस विधि द्वारा पृथक करेंगे। तो इसके लिए जो
विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने की जो विधि है उसे हम आसवन विधि कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं चित्र में, आप यहाँ पर देखिए, यानी कि ये चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में जो है आसवन विधि, दो घुलनशील द्रवों का आसवन विधि से पृथक्करण है। तो यहाँ पर हम देखिए जल तथा एसीटोन हमने लिया और उसके बाद धीरे धीरे हमने इसको जो है ऊष्मा प्रदान की। ऊष्मा, ये आसवन फ्लास्क है, इसमें से क्या होगा, ये थर्मामीटर देख रहे हैं आप, धीरे धीरे जो है यहाँ से एसीटोन जो है ये जल्दी उड़ जाता है, थोड़ा सा उसमें पाकर ये उड़ने लगता है और धीरे धीरे यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ जल संघनक है, यहाँ पर ये संघनित होकर धीरे धीरे एसीटोन यहाँ इकट्ठा हो जाता है और जल यहाँ पर रह जाता है। तो इस प्रकार आसवन विधि द्वारा हम एसीटोन को यानी कि पृथक करते हैं। तो फ्रेंड्स इस विधि को हम आसवन विधि कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। ध्यान दीजिए, नोट करने वाली बात है, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऊपर खाली आसवन विधि था, अब ये नीचे जो है प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग होता है। उनके लिए होता है, उन द्रवों के लिए, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनका जो क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, ठीक है, उनके लिए प्रभाजी आसवन की विधि का प्रयोग होता है। उदाहरण हम बात करें, वायु में विभिन्न गैसों का जो पृथक्करण होता है वो इसी विधि द्वारा होता है तथा पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये पेट्रोलियम उत्पाद हैं, उनकी विभिन्न घटकों का पृथक्करण इसी विधि द्वारा होता है। कई बार पूछा है एग्जाम में कि पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण किस विधि द्वारा होता है, वो आपका उत्तर होगा प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और वैसे भी जो बोर्ड एग्जाम में उनमें भी बहुत पूछता है। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, केवल आसवन फ्लास्क और संघनन के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का लग जाता है, एक प्रभाजी स्तंभ लग जाता है। ठीक है, तो साधारण ये प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित करने के लिए सतह प्रदान करते हैं। तो इसका मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, देखिए ये है प्रभाजी आसवन करने की जो इनकी विधि है, ये देख लीजिएगा यहाँ पे प्रभाजी आसवन। अब यहाँ पर देखिए, मैं ये आसवन में क्या था, ये आपका फ्लास्क था, आसवन फ्लास्क था और उसके बाद जल संघनक था और यहाँ पर आपका ये जो एसीटोन यहाँ पर इकट्ठा हो गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, ये देखिए प्रभाजी कॉलम, ये एक्स्ट्रा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मिश्रण लिया, ठीक है, आसवन फ्लास्क में, फिर ये मिश्रण जो प्रभाजी कॉलम से होते हुए जाएगा और धीरे धीरे फिर यहाँ जल संघनक में जाएगा और यहाँ शुद्ध द्रव आपका घटक इकट्ठा हो जाएगा। तो ये था आपका प्रभाजी आसवन विधि। अगला है फ्रेंड्स 2.3.7, वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो वायु है, वायु एक समांगी मिश्रण, ये जानते हैं, तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायु से गैसों को कैसे प्राप्त करते हैं, किस विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो इसका जो देखिए रेखा चित्र है वो आप देख रहे हैं, ये वायु है। वायु को हम क्या करेंगे, दाब बढ़ाएंगे, उसमें दबाएंगे उसको और तापमान उसके कम करेंगे तो वायु क्या हो जाएगी, संपीड़न तथा ठंडा करेंगे वायु को, और फिर वायु आपकी किस में परिवर्तित हो जाएगी, द्रवीय वायु में। अब वायु क्या होगी, द्रवित होगी। धीरे धीरे फिर इसको क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन कालम में वायु को धीरे धीरे गर्म करेंगे, विभिन्न ऊंचाइयों पर फिर गैसों का पृथक्करण हो जाएगा। आप भी चित्र में देख रहे होंगे, ये क्वथनांक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। ऑक्सीजन -183 में आपकी पृथक हो जाएगी, ऑर्गन -186 में, और नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड में यानी कि पृथक हो जाएगी। वायु में जो प्रतिशत ऑक्सीजन का 20.9 होता है, ऑर्गन का 0.9 होता है और नाइट्रोजन का 78.1 होता है। तो आप देख रहे होंगे वायु से गैसों को प्राप्त करने के लिए जो प्रवाह चित्र है या रेखा चित्र है वो आप देख रहे हैं इधर। तो फ्रेंड्स अब इसका चित्र में हम चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप देखिए वायु के घटकों का जो पृथक्करण है ये आप देख रहे हैं, ये देखिए छानक है, ये वायु आपने निवेश की, यहाँ से डाली और यहाँ पर दबाव, वायु को दबाया यानी कि प्रेशर डाला, दबाया, उसको दबाने के बाद ये गर्म वायु होगी और फिर यहाँ पर आगे आपके देखिए यहाँ आपकी जो वायु आपकी ठंडी होगी, शीतल होगी, शीतल संपीड़ित वायु, फिर आपका देखिए ये यहाँ पृथक करने वाला आपका जो है, यहाँ से शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत होगी, फिर आपकी जो वायु है, आपकी द्रवित वायु है, वो आगे जाएगी। ये देखिए ये है प्रभाजी आसवन कॉलम, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी, ये देखो प्रभाजी आसवन कॉलम, यहाँ पर जो है आपका नाइट्रोजन निर्गत होगी, ऑर्गन निर्गत होगी, फिर ये आगे चलेगा, देखो उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर निर्गत होगी, विभिन्न तापमान पर, विभिन्न क्वथनांक पर ये निर्गत होगी। तो वायु में घटकों का पृथक्करण आप देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यदि हम वायु में ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैस को पृथक करना होगा, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। द्रव वायु
प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है, फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहाँ सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इसका 2.3.8 में, किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका क्रिस्टलीकरण एक विधि है, उसके द्वारा जो है अशुद्ध नमूने में से कि शुद्ध कॉपर सल्फेट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रिस्टलीकरण विधि है क्या, आप देखिए पहले हम कॉपर सल्फेट को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो होगा कि एक चीनी मिट्टी की प्याली लेंगे, उसमें लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट ले लेंगे, जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल देंगे। फिर ठीक है, उसके बाद हम छन्नक से जो है अशुद्धियों को छान लेंगे, अशुद्धियाँ आ गई, अब नीचे आपका क्या बता, कॉपर सल्फेट और जल बच गया। फिर धीरे धीरे संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करेंगे। फिर विलयन को छानक पत्र से ढक देंगे और कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में हम प्राप्त कर लेंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। देखिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग जो है ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल्स अगर बात करें, समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं वो इसी विधि द्वारा या क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त और कहाँ पर क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, देखिए ये तो मैंने बता दिया था समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। इसके अलावा अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रहने दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे इसके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।